नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं पुनीत पाठक हूँ। IBS24 पर आपसे लगातार बातचीत होती है, लेकिन अब सोचा है कि सोशल मीडिया पर भी उन टॉपिक्स के ऊपर अपने वरिष्ठ साथियों के साथ में चर्चा करूँ, बातचीत करूँ, जिनके बारे में दिन भर आप खबरें तो बहुत सारी सुनते हैं। कई खबरें आती हैं और निकल जाती हैं, लेकिन उनका सिग्निफिकेंस, उनका महत्व, हमारे जीवन पर असर जो हम महसूस तो करते हैं, पर उस पर खुलकर कभी बात हो नहीं पाती। तो चलिए आज से हम इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं। और आज का दिन, ये जो तारीख है 26 मई की तारीख, ये देश के भारतीय राजनीति के इतिहास में बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है। और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ में वरुण श्रीवास्तव जी हैं, जो कि IBS24.in, इस पर आप जितना भी कंटेंट देखते हैं, इसे पूरी समझ के साथ अपनी टीम के साथ में आप तक बेबाकी से पहुंचाते हैं और आप बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम चर्चा की शुरुआत वरुण जी से ही करते हैं। वरुण जी, गुड इवनिंग। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार वरुण जी। ये अगर मैं कहूँ कि 26 मई 2014 ने इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदलने की दिशा में एक कदम शुरू किया था, तो क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि भारत की जो राजनीति थी, एक इस तरह की राजनीति चल रही थी जो या तो ड्राइंग रूम का सब्जेक्ट था, या बिजनेस क्लास का सब्जेक्ट था, या फिर बहुत क्लासी एक सब्जेक्ट था जो रोड का विषय नहीं था, एक रेहड़ी वाले का विषय नहीं था, एक गृहिणी का विषय बिल्कुल भी नहीं था, और यूथ का जो डिस्कनेक्ट था वो तो था ही नहीं। तो मैं इस दिन को, इस तारीख को, इस समय को और इस वर्ष को, स्पेशली 2014 को, इस मायने में बड़ा खास मानता हूँ। आप कह सकते हैं इसको दूसरी दिशा में ना भी ले जाया जाए, हम बहुत ही एक हॉरिजेंटली चीज़ों को देखें तो हम पाएंगे कि राजनीति को जन जन का विषय बनाना और राजनीतिक मुद्दों को सबके बीच तक लेके जाना, ये इस दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है जी। और 26 तारीख को मुझे याद है, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि हम जो चर्चा कर रहे हैं, मुझे याद है सर कि बहुत सारे सरकारों का बनना, उस पर लाइव मैंने किया है, बहुत सारी सरकारों के शपथ ग्रहण उस पर मैंने लाइव किया है। वो पल मुझे याद है, वो क्षण मुझे याद है, आपको भी याद होगा। रविशंकर प्रसाद को कैमरे ने जूम किया था उस समय संसद के भीतर, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, जब बोलने के लिए खड़े हुए थे, जब उनको इतनी बड़ी विक्ट्री मिली थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से इतनी सीटों पर आई कि आप सरकार बना रहे हैं। फिर वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री संसद की सीढ़ियों को चूम रहे हैं, वो लगा कि लोगों के सीधे जाके दिल में बस गई। वहीं से आपको नहीं लगता कि एक प्रतिमान वाली राजनीति का एक नया स्वरूप, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ? बिल्कुल। इस राजनीति के इस इरा को, अगर हम इस नई सदी के इस तीसरे दशक में हम प्रवेश कर चुके हैं, अगर हम इन दशकों के मध्य को देखें, यानी 2014 से लेकर 22 को देखें, तो बहुत स्पष्टता से हम दो बातों को कोट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पॉलिटिक्स बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट बना। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सब जिस बात की आप बात कर रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई है कि परसेप्शंस की राजनीति, मैसेज की राजनीति, संदेशों की राजनीति का महत्व बढ़ा है। जब भी कोई चीज़ जो हो रही होती है, कहीं भी देश में कहीं कोई भी चीज़ हो रही है, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। जब नरेंद्र मोदी कोरोना के समय गमछा यूं बांधते हैं और कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा, जब मास्क की क्राइसिस आ रही थी, किसी ने सोचा नहीं था कि उस क्राइसिस को एक छोटे से शॉट से, एक छोटे से वीडियो से, कि वो आते हैं और गमछा को उन्होंने यूं लगाते हैं, उसके सेकंड थर्ड डे से मास्क की क्राइसिस जो थी, स्कैरसिटी जो थी, वो सारी एकदम ऐसा लगता है कि यार हम कितने जल्दी बाहर आ गए। तो संदेशों की राजनीति में नरेंद्र मोदी ने एक नए किस्म की राजनीति को यहाँ से शुरुआत की है। पुनीत, वैसे मैं यहाँ से थोड़ा सा और पहले अगर आपको ले चलूँ, तो आपको याद होगा कि इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से इनके कैंपेन से ही हो गई थी। हमें याद है कि जब चाय वाला कॉन्सेप्ट आया था, इसके पहले कभी देश की राजनीति में हम नेताओं को लार्जर देन लाइफ दिखाते थे, नेताओं को दिखाते थे कि वे बेहद आदर्शवादी परिवार से आते हैं, लेकिन एक चाय वाला के तौर के ऊपर प्रेजेंट किया गया। चाय पर चर्चा जैसे कॉन्सेप्ट शुरू हुए। एक 3D इमेज वाला कॉन्सेप्ट था, जिसको जब पहली बार मैं भी लाइव कर रहा था, तो एक आ गया कि एक गिमिक की राजनीति, लेकिन वो गिमिक की राजनीति, वो चाय वाला शब्द, ये काम कर गया। ऐसा नहीं लगा कि ये एकदम न्यू एंट्री उन्होंने की, एक फ्रेश ब्रीथ की तरह लेकर आए? बिल्कुल सही बात है, और एक अच्छी चीज़ हम लोगों के लिए थी, स्पेशली मैं सोशल मीडिया के संदर्भ में बात करूंगा। अच्छा। कि उन्होंने पूरी तरह से जो है 2014 के इलेक्शन में जितना सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट था, वो 2019 के चुनाव में जाके वो बहुत चरम पर पहुंच गया। और ऐसा माना जाता है कि अगला चुनाव जो होगा, कोई भी राजनीतिक दल जिसको भी सरवाइव करना है, अब वो रजिस्टर और पेज की राजनीति नहीं कर पाएंगे। अब उनको मोबाइल की राजनीति करनी पड़ेगी, अब उनको सोशल मीडिया की राजनीति करनी पड़ेगी, और ये परसेप्शन बनाने में बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है।
आप पूरे अगर वांग्मय को, पूरे चिंतन, पूरे इसको विमर्श को देखते हैं, 2014 से लेकर अब तक के विमर्श को देखते हैं, तो हर चीज़ सबसे पहले सोशल मीडिया पर टॉस होती है। पहले वहाँ टॉस होती है, फिर उस पर डिस्कशंस कराए जाते हैं, उस पर राय की गैदरिंग होती है, ओपिनियंस आते हैं, उसके बाद फिर पॉलिसी पे आते हैं और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सदन में, संसद में कानून आते हैं। ये आपने पहले लगातार चीज़ों को देखा होगा पुनीत। और एक चीज़ और भी देखिए पहले जो पुराने, जब हम लोग छोटे थे तो जब कभी सभाएं होती थी, जैसे मुझे याद है कि हम लोग मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में इटारसी, होशंगाबाद, भोपाल के पास सीहोर, विदिशा, जब कभी अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जब भी आते थे तो एक बड़ा माहौल आसपास के इलाकों में क्रिएट होता था कि लोग सुनने जा रहे हैं। हम लोग तो छोटे थे, सुनने भली ना जाएं, लेकिन हमको पता था कि इन नेताओं को सुना जाना चाहिए, इन नेताओं को सुनना चाहिए। फिर ये एक दौर कि जब यूथ वाली जो पॉलिटिक्स, कि यूथ को लगा कि यार 3D इमेज पर आप कहीं नेता खड़ा है और कहीं खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा और वो प्रचार करेगा, इसने यूथ को भी कनेक्ट किया, उसने सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। बिल्कुल किया। आप इसका अच्छा उदाहरण अभी आप हाल ही में देख सकते हो, 2022 में ही अभी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव हुए, तो कोरोना की जो लहर की जो आहट थी जनवरी में, तो चुनाव आयोग ने ये कोशिश की और ये प्रयोग करके देखा कि हम कितना रैलियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो ओपन जो रैलियां थी उनको प्रतिबंधित किया गया, कुछ मूवमेंट्स थे उनको प्रतिबंधित किया गया, थोड़ा सा नियंत्रित किया गया। तो उसके अल्टरनेटिव में जिसके पास सोशल मीडिया स्ट्रांग था उसको ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। और सोशल मीडिया पर सारा कैंपेन, आपने ध्यान दिया होगा, शुरुआत के 15-20 दिन का पूरा कैंपेन सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गया था। तो ये समझा जा सकता है कि ये यूथ कनेक्टिंग तो है ही है, ईजी भी है। और मैं तो ये कहूँगा कि सोशल मीडिया को यूथ से जोड़ने नहीं चाहिए। सोशल मीडिया सबसे जुड़ा हुआ है। आपके हमारे घर में मेरे फादर हैं, वो देखते रहते हैं फ़ोन पर बहुत सी चीज़ें, वीडियोस देखते रहते हैं, वो तो 70 के पार हैं। तो यूथ से जोड़ना एक तरह से मुझे लगता है अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत जुड़ रहा है, पर आने वाले दिनों में ये किचन टू ड्राइंग रूम टू किड्स रूम टू आप पोर्च, कहीं भी आप चले जाइए, सोशल मीडिया की जो रीच है वो हॉरिजॉन्टली बढ़ रही है। बहुत सही आप कह रहे हैं, क्योंकि आजकल तो आप किचन में हैं तो भी आपके हाथ में मोबाइल है, अगर आप इवन ड्राइंग रूम में तब भी आपके हाथ में मोबाइल है, अगर आप ट्रैवल करें तब भी आपके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है। तो ये स्मार्टफोन की पॉलिटिक्स में अब थोड़ा और हम आगे चलते हैं। मोदी जी ने एक तो बड़ी फ्रेश शुरुआत की, नई टेक्नोलॉजी को अपनाया, एक्सेप्ट किया, रैलीज का स्वरूप बदल दिया, रैली के भीतर कोई ना कोई ऐसा कंटेंट दिया जो मीडिया को भी अट्रैक्ट करता था और लोगों को भी अट्रैक्ट करता था, और सोशल प्लेटफॉर्म का भरपूर यूज़ किया। लेकिन अब इसके आगे कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। याद होगा आपको चौकीदार शब्द, जिसका कैसे इस्तेमाल किया, चौकीदार चोर है जब कहा, तो ये एक तरह से कमजोरी बन जाना चाहिए था पॉलिटिकली, लेकिन इसे भी मैं भी चौकीदार नाम के कैंपेन से पूरी तरह से पलटकर अपने पक्ष में मोदी ने कर लिया, और ये उनकी शायद सबसे बड़ी खूबी। बिल्कुल, हर चीज़ को, अगर कोई चीज़ भी नेगेटिव आ रही होती है, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स की भी खासियत है और उनके व्यक्तित्व की भी खासियत है। कोई भी चीज़ उनके जीवन में भी अगर उलट आई हो तो वो उसको पॉजिटिव बदलने में ये उनका एक महारत चाय वाला है। में भी हुआ था, चाय वाला में भी यही हुआ, चौकीदार में भी यही हुआ, रफाइल में भी यही हुआ कि रफाइल पर जब इतना बड़ा मामला बन रहा था तो राजनाथ सिंह नींबू और मिर्च उस पर लेकर टांग रहे थे। यानी उसको किस तरह से उन्होंने काउंटर कर रहे हैं, ये भी देखने की बात है। तो कहने का मतलब ये है कुल जमा कि इनके ऊपर कोई भी अस्त्र छोड़ा जाता है, उस अस्त्र को ये पलट कर, जैसे हम महाभारत में, रामायण में देखा करते थे कि अस्त्र आ रहा है, वो एक अस्त्र पलट के फिर दुश्मन की तरफ बढ़ जाता था। तो ऐसा नरेंद्र मोदी की राजनीति में देखने को मिला नहीं। और जैसे कहते हैं ना महाभारत काल में कि भाई 4 लोगों के आप डायलॉग्स या कथन को आप कभी ना भूलें और कभी ना इसको छोड़ें, जिसमें से एक विदुर भी होते थे। वैसे ही हमको लगा, जैसे आपने बहुत ठीक एक रेफरेंस खोला है, जैसे आज ही आप देख लें, आज तेलंगाना में पहुंचे और तेलंगाना में पहुंचकर वो कहते हैं कि योगी ने नोएडा जाकर कैसे भ्रांतियों को तोड़ा। तो कभी आप नींबू मिर्ची टांगते हैं और कभी आप जो है ये जिक्र करना नहीं भूलते कि देखें साहब, हम पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों पर आगे बढ़ गए। लेकिन अब कमज़ोरियों से आगे आ गए, आप प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद में सबको लग रहा था कि आप चलाएंगे कैसे, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी के भीतर एक्सेप्टेबिलिटी कम लग रही थी। उनके जो अब तक कैंपेन थे वो काफ़ी एक साइडेड, वन मैन शो टाइप के थे। क्या पार्टी के भीतर मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी आसान थी सरकार बना लेने के बाद भी? बिल्कुल, ये बड़ा प्रश्न था। लेकिन उस समय का जो सिनेरियो था, बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन, हमको ये 3-3 महीने दोनों तरफ देखने चाहिए। अगर इलेक्शन 2014 में मई में ख़त्म हुए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, उसके आप 3 महीने 4 महीने पहले जाइए, सितंबर 2013 में, जब नरेंद्र मोदी को घोषित किया जाता है कि वो चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे और गोवा से उनकी शुरुआत होती है। तो उसके बाद से ही जो एनडीए का कुनबा था, पहले उसमें असहमतियां आती हैं,
भाजपा के कुछ पुराने नेताओं में असहमतियां आती हैं, लेकिन असहमतियां चूंकि ये भाजपा है, अनुशासन है, तो असहमतियां बहुत ज़्यादा उस पर नहीं आती। लेकिन जिस दिन इलेक्शन आता है, आप आडवाणी जी का कोट सुनिए। आडवाणी जी बोलते हैं कि पुरानी सरकार के खिलाफ भी माहौल था, लोग भी बदलना चाहते थे, नरेंद्र मोदी की छवि भी थी, सारी चीज़ें थी, देखना पड़ेगा किसका कितना महत्व है। तो उनको पहले के 3 महीने भी नकारा गया, उनको पार्टी के अंदर भी बाहर भी, और अगले 3 महीने तक भी ये लोगों में शंका रही कि कैसे चलाएंगे, क्या चलाएंगे, और अपनी मनमानी करने के लिए एक तरह से वो विख्यात, या कहें कि दूसरे शब्दों में वैसे रहे हैं गुजरात में वो। तो ये भय भी था। लेकिन उसके बाद से जो फिर नरेंद्र मोदी ने टेक ऑफ किया है, तो फिर उसके बाद पार्टी के अंदर कम से कम ये सवाल खत्म हो गया है। और एक बात है, आप देखें जो भूकंप आया था, इसके बाद जिस तरह उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट इलाके को किया, और एक हर चीज़ को, क्राइसिस को जो है वो केवल सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि जन सरोकार का मुद्दा बना के जनता को कनेक्ट किया, तो वहाँ से शायद जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग थे उनको भी लगा कि यार ये एक ऐसा आदमी है जो गुजरात में लगातार टर्म्स पे टर्म्स खेल रहा है और वहाँ की कमज़ोरियों को भी कैसे ताकत में बदल रहा है। क्या ये प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी चीज़ें आपने देखी? क्योंकि उनके ऐसे फैसले थे जो अलोकप्रिय कहें तो गलत नहीं होगा, जैसे नोटबंदी, उसकी कतारें, उसमें लोगों की मौत, इसके बाद जीएसटी का मुद्दा, इस पे व्यापारियों का विरोध, उनका आरोप। हम पिछली पुरानी सरकारों के वो देखें तो कई बार उन्होंने चीज़ें पलटी, लेकिन ये अडिग रहे अपने इन निर्णयों पर जिस पर बहुत विरोधाभास नरेंद्र हुआ। मोदी के अगर सारे निर्णयों को देखें तो सिर्फ एक किसान आंदोलन है बस वही। जिसमें वो बैक हुए हैं, उसके भी अपने कारण हैं, और भी इसमें विश्लेषण करेंगे तो और भी के कारण है। राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक बड़ा कारण, उसका एक बड़ा फैक्टर है। चुनाव अपनी जगह पर थे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी किसी फैसले पर पीछे नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी के फैसले अच्छे होते हैं, इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी के फैसले के पीछे सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं होते, उनके पीछे बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है। और नरेंद्र मोदी की एक खासियत ये भी है कि नरेंद्र मोदी कभी भी किसी इंस्टीट्यूशनल जो स्टैक है किसी चीज़ में, उसकी उपेक्षा नहीं करते। आप देखेंगे जब भी किसी चीज़ पर ड्राफ्टिंग हो रही है तो उससे जुड़े हुए लेटर्स, उससे जुड़े हुए ओपिनियंस, उससे जुड़े हुए सजेशंस सब सारे स्टेक होल्डर्स से मांगे जाते हैं। उसके बाद फिर उनकी जो टीम है वो उसको फाइनलाइज करती है, और फिर आता है प्रशासनिक टीम के पास, यानी उनकी जो पर्सनल टीम है वो फाइनलाइज करेगी, और फिर प्रशासनिक टीम के पास आएगा, और फिर प्रशासनिक टीम में आने के बाद फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है उससे होगा। तो नरेंद्र मोदी वो कच्चा नहीं खेलते, ये बात बहुत सच है। तो अगर हम इन 8 सालों में 8 बड़ी चीज़ें देखें साहब, तो एक तो उनका नए प्रचार को या नए जोखिम को लेने से ना डरने वाला रवैया, दूसरा अगर आप देखें तो अपने नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल लेने, ताकत में बदल लेने का रवैया, तीसरा अपने खिलाफ जो हवाएं हैं उनको आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ बना करके आगे बढ़ें, उसके आगे अपनी योजनाएं जो इतनी लोकप्रिय नहीं भी हैं या जिनमें विरोधाभास हो सकता है, उसे मजबूती से आप कैसे करें। ये 3 बातें अब तक सामने आई। चौथी एक बात जो वरुण जी हमको दिखती है वो ये है कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने इतना सब करते हुए जो अपनी मूल बातें थीं, चाहे कश्मीर का मसला ले लें आप, चाहे हिंदूवाद का मसला ले लें, मंदिर का मसला ले लें, अपनी जो मूल आइडियोलॉजी है आरएसएस से कनेक्टिंग, उसको नहीं छोड़ा, जबकि कांग्रेस इसमें कंफ्यूज नजर आती है। कांग्रेस पर बात नहीं करें अभी फिलहाल, बीजेपी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संघ का अपना एक बहुत ही सधा हुआ एजेंडा होता है, और संघ कभी भी किसी सत्ता का मोहताज नहीं होता। ये बात हमको स्वीकारनी पड़ेगी और एज ए जर्नलिस्ट कहनी भी पड़ेगी। संघ कभी भी अपने आप को सरकार से नहीं जोड़ के रखता है। संघ की एक्टिविटी जो है पूरी चलती रहती हैं, वो चाहे 50 साल विपक्ष में बैठी रही हो, उसका अनुषांगिक संगठन भाजपा, बावजूद इसके उसने अपना काम किया है। तो संघ का अपना एजेंडा है, वो आज नहीं पूरा कर पाएगा, कल करेगा, कल नहीं कर पाएगा, परसों करेगा, लेकिन वो अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेगा। जब उसमें शक्ति आएगी तब वो करेगा। तो आडवाणी जी ने जो एक मिस्टेक की थी, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा पूरा 13-14 साल वो बाहर हैं। 2009 में उनको प्रोजेक्ट किया गया था, उनके आगे एक फ्रेज लगा था, पीएम इन वेटिंग जी। तो पीएम इन वेटिंग वो, और फिर पीएम इन वेटिंग ही वो क्यों रह गए? लोगों को लगता है उनकी उपेक्षा हुई, हुई सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि संघ का बहुत क्लियर एजेंडा है। उन्होंने जो पाकिस्तान में जाकर के जिन्ना की समाधि पर बोला था, बस एक वाक्य उनका, वो वाक्य सिर्फ नहीं था, वो स्ट्रेटजी थी कि किसी तरह से उनको ऐसा, आडवाणी जी जैसे व्यक्ति ने 70-80 साल के अपने राजनीतिक सफ़र में पहली बार ऐसा मैसेज देने की कोशिश की कि भारत के अंदर बहुसंख्य नहीं तय कर पाएगा अकेला, यहाँ की सरकार है, अल्पसंख्यक को भी उसमें साथ में लेना पड़ेगा।
तो ये जो उनका स्टेटमेंट था उनके जिस जेस्चर तरह में, हाँ जो जेस्चर था, जो उनकी स्ट्रेटजी थी, संघ के रवैये से बिल्कुल अलग थी, संघ के पूरे फ्रेमवर्क से बाहर थी। इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। मोदी बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं। मोदी आज से संघ के लिए नहीं काम कर रहे हैं। मोदी का मुख्यमंत्रित्व काल भी आप देखेंगे तो पूरी छाया संघ की दिखाई देती है। कोई भी काम हो, संघ कभी डेवलपमेंट को लेकर के नहीं पीछे हटता है। डेवलपमेंट की तारीफें संघ ने तो कई बार कांग्रेस की सरकारों की तारीफें की हैं। मनरेगा पर संघ का एक बड़ा बयान है, मनरेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की है। तो संघ ने डेवलपमेंट की इश्यूज पर कभी भी संकुचित रवैया नहीं अपनाया है। तो ये वो जानते हैं नरेंद्र मोदी। दूसरा, नेशनलिज्म पर सबसे ज़्यादा संघ की जो कोर वैल्यू वो नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म पर भी संघ पूरी तरह से वो रहता है। मोदी भी नेशनलिज्म को साथ के रखने में कोई बुराई नहीं है, ज़रूरत भी है आज के वक्त की। और एडमिनिस्ट्रेशनल जो एफिशिएंसी है उसको लेकर के भी संघ का बहुत, क्योंकि संघ का खुद ही ढांचा एडमिनिस्ट्रेशनल है, उस तरह से चलता है। तो संघ भी उस तरह से चीज़ों को चलता है। इसलिए नरेंद्र मोदी संघ से हट करके कभी जा भी नहीं सकते। दोनों के बीच में अच्छा जेल है। पुनीत, और एक बात देखें, आप आपातकाल में आप कैसे बिहेव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपातकाल जैसे एक जिक्र मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर जब वहाँ भूकंप था तब उसका था। दूसरा सबसे रिसेंटली कोविड काल। कोविड काल में निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स आप कितनी भी कर लें, लेकिन ये तो तय मान के चलें मानना कि पड़ेगा। जितनी आबादी थी, जितना घनत्व भारत में है जनसंख्या क्या, उस मुताबिक डिजास्टर नहीं हुआ। बहुत सारे सेकेंड वेव में हमने लॉस झेला, लेकिन वैसा नहीं हुआ जिस तरीके का लॉस हो सकता था, जिसकी आशंका थी। तो इसका भी क्रेडिट मोदी को मिला। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जनता के दिमाग में तो है एक कि परसेप्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं। एक विश्वास, सबसे बड़ी चीज थी विश्वास। आप कोरोना में डे वन से देखिए, डे वन से भारत की राजनीति में ऊट पटांग बयान आ रहे थे और बहुत बिखरी बिखरी सी राजनीति हो रही थी। कोई इस बीमारी की भयावहता को नहीं मानने तैयार था, मान कर के उसके अनुरूप अपना व्यवहार करने तैयार नहीं था, स्पेशली हमारे यहाँ का राजनीतिक स्ट्रेचर। बावजूद उसके लोगों का एक विश्वास था कि अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी बैठा है। अब वो विश्वास इतनी बड़ी चीज होती है, उस विश्वास पर नरेंद्र मोदी को खरे उतरना था। और एक दिन और 2 दिन, 3 दिन, 3 महीने, 2 महीने का नहीं था। उस समय जब शुरू हुई थी किसी को नहीं मालूम तो कितना समय चलेगा, तो उस समय कोई टाइमलाइन नहीं थी। सरकारों को ये जरूर मालूम था कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तो चलेगा, जो उनके एक्सपर्ट्स जो बता पा रहे थे। पब्लिक तो कुछ पता ही नहीं था कितना होना है। तो ये एक स्ट्रेटजी एक दिन में नहीं बनानी थी, परसेप्शन एक दिन में नहीं बनना था, जो विश्वास था उसको बनाए रखना था। तो उस समय ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई गई। अब इसमें 4-5 मोर्चे थे। 5 मोर्चे हम मेजरली मान सकते हैं। पहला इंटरनेशनल मोर्चा था। इंटरनेशनल की राजनीति में दुनिया जानती है कि एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए किस हद तक लोग जाते हैं। ठीक है। स्पेशली भारत को जैसे पेटेंट नहीं देना, एक सबसे बड़ा मोर्चा इंटरनेशनल जो था वो चल रहा, अभी भी चल रहा है। दूसरा ये था कि भारत जैसा अव्यवस्थित सा जो देश है, बड़ी आबादी वाला जो देश है, वो कैसे इनको सबको इकट्ठा कर पाएगा, कैसे अपनी एडमिनिस्ट्रेशनल एफिशिएंसी दिखा पाएगा लोगों को, कैसे इतनी बड़ी बीमारी को संभाल पाएगा। तीसरा पॉइंट था, क्या ये दवा बना पाएगा, क्या ये उसका टीका निकाल पाएगा, खोज पाएगा, क्या इसको ये इस तरह की चीज़ें भी थी। मेडिकली तो हम इतने साउंड है नहीं है। चौथा था ऑपरेशनल में जो आएंगी बीमारियां, उनके इतने अस्पताल नहीं है, उतने बेड्स नहीं है। हमारे यहाँ की राजनीति भी उस समय बेड्स टीका बना भी लिया तो इतनी बड़ी संख्या को बिना अराजकता के आप लगा पाएंगे, कैसे ये बड़ा एडजस्ट कर पाएंगे, ये सारी चीजें थी। तो 5 जो बड़े विंडो खुले हुए थे जहां से बहुत स्टॉर्मी वेव्स आ रही थी, उनका सामना करते हुए ये सब चीजें करनी थी। इसमें तो आप नरेंद्र मोदी के विरोधी हो या नरेंद्र मोदी के समर्थक हो, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि नरेंद्र मोदी ने इस पर अच्छा काम किया है। ठीक है। लेकिन और एक बात बढ़िया जो इस दौर में सबसे बढ़िया तरीके से लोगों के दिमाग में स्टैब्लिश हो गई, एक तो क्या सब लोग साहब घर में बैठ गए थे, बंद हो गए थे। फिर मैं कहूँगा कि एक ऐसा निर्णय जो दुनिया में लोग लेने से डरते थे, लॉकडाउन का ऐलान करना रात में 8 बजे आके कि साहब अब कल से घर से नहीं निकलना, आपको पूरा देश बंद हो जाएगा। तो पहले तो अव्वल कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि ऐसा हो भी सकता है देश में, हमारे भारत जैसे देश में। अब जब हो गया तो साहब आगे आप क्या करेंगे, और फिर थोड़ा बहुत नहीं, महीने भर तक, फिर और उसके बाद तक उसका एक्सटेंशन हुआ। इस पूरे काल में जो मैं 8 बड़ी खूबियों की बात कर रहा हूँ, इसमें एक कम्युनिकेशन स्किल। हर स्टेप पर जितनी शंकाएं, जितने सवाल जनता के जहन में आते थे, उन सब पर कोई और नहीं बोलता था, मोदी बोलते थे और ऐसे बोलते थे कि लोगों को यकीन हो जाता था। ये कम्युनिकेशन स्किल, हाँ, ये शुरुआत की दौर की बात थी। पहले जो 2 हफ्ते थे तब मोदी ने हैंडल किया। उसके बाद आपने देखा होगा धीरे से करके, मोदी तो थे केंद्र में, नेता है, नेता को रहना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक्सपर्ट्स को भी उतारा था। आप देखिए टेलीविजन की बहसों में
डॉक्टर त्रेहान बैठे हैं, डॉक्टर अग्रवाल बैठे हैं, तो उन्होंने एक्सपर्ट्स को उतारना शुरू, जैसे जैसे सब्जेक्ट की समझ बढ़ती गई। नहीं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन, जैसे नोटबंदी एक बड़ा डिजास्टर हो सकता था, लेकिन उसका भी ऐलान उन्होंने खुद किया। मतलब वो जोखिम वाली राजनीति जब करते हैं, निर्णय वाली राजनीति जब करते हैं, तो उसमें कम्युनिकेट खुद पहले कम्युनिकेटर तो है वो, मतलब वो लीडर के तौर पर दिखते हैं कि हाँ मैं हूँ, देश के बड़े कम्युनिकेटर हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। करीब 10-11 साल पुरानी बात होगी। भारत के एक बड़े फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे जी, जिन हाल ही में जिनका निधन हुआ, चौकसे जी एक मीटिंग में थे, हम लोग उसमें थे, ऑर्गेनाइजिंग में मैं ही था। तो वो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा यार देश जो है इतना बड़ा देश है, इसको चलाने के लिए या तो कोई बहुत बड़ा जादूगर व्यक्ति चाहिए या फिर ये देश ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। बड़ा निराशावादी नजरिया था। मैंने उनको काउंटर किया कि चूंकि मुझे लगता है शायद जहाँ निराशाएं हो वहीं आशाएं होती हैं, एक बार ये देखना चाहिए क्या हो सकता है। मैंने उनको काउंटर किया कि ऐसा कैसे हम कह सकते हैं आज कि आने वाले कई सालों तक कोई ऐसा नेता आएगा ही नहीं, जैसे देश चल रहा है वैसे ही चलेगा। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, चूंकि उन्होंने इस तरह से बोला था। पर जब मोदी के रूप में देश को इस तरह के कोई एक नेता मिलते हैं, किसी ने कल्पना नहीं की थी 1989 के बाद भारत के अंदर कोई भी ऐसी सरकारें नहीं आ रही थी जो सिंगल पार्टी हो। और ये बहुत साफ सी बात है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ना होना नेगेटिव भी बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ये स्थितियां चल रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूरा चेंज किया, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल पर, अपनी बात को कहना और उस बात पर खड़े रहना और उस बात को सिद्ध करना और उस बात पर लोगों का विश्वास लाना, यही कम्युनिकेशन स्किल है। नरेंद्र मोदी शुरुआत से करते आए। और अब एक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जो मेरे ख्याल से 6वें-7वें नंबर की स्ट्रेंथ इनकी बनती है। हालांकि आप क्रम इसका अदल बदल सकते हैं, लेकिन जो दिखता है हमको और साफ तौर पर दिखता है, और वो ये है साहब कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि इनकी एक बड़ी मजबूत टीम है। आप देखें अमित शाह और इनकी तो एक जोड़ी ही है, संगठनात्मक स्तर पर इनकी बुनावट, संगठन के साथ साथ संघ के साथ में इनका कोलैबोरेशन, संघ से बीजेपी में और बीजेपी से संघ में लोगों के जाने का फ्लो आप इन 14 से लेकर अब तक का देखें, बड़ा ही हर चीज़ प्लानिंग के साथ दिखती है। और अगले 5-7 साल की प्लानिंग में इसमें और एक चीज़ जोड़ता हूँ, पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट का ऐसा यूज़ पहले कभी आपने देखा है? बिल्कुल सही बात है। नॉर्थ बड़ी टीम इसमें लगी होगी। यूज ही ना कहें, बल्कि नॉर्थ ईस्ट का एसोसिएशन कहें। भारत के साथ जो है ये, मतलब एक राजनीतिक दल ने यूज किया, ठीक है, उसने उसके लिए लाभ हानि हो सकते हैं और वो अछूता था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देश के लिए अच्छा हुआ ना। एक तो वहाँ 25 सीटें आती हैं, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को हम मिलाएं तो 25 लोकसभा की सीटें आती हैं। 25 लोकसभा की सीटें, कोई भी राजनीतिक दल ये मान के चलता था कि कोई उल्का वाले अपनी पार्टी बना लेंगे, कोई असमगढ़ परिषद आ जाएगा, कोई वो अपनी अपनी 1-1, 2-2 सीटें बांट लेंगे, हमको उसमें लजने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये होता क्या था, इसे क्षेत्रीय क्षेत्र बढ़ते थे। तो एक तो इन्होंने ये अच्छा किया। दूसरा, भारत के लिए अच्छा ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट जैसी आप प्राकृतिक संपदा, उसको आपने भारत से एसोसिएशन किया। आज की तारीख में नागालैंड का व्यक्ति अगर आपको दिल्ली में मिलता है तो वो आपको पराया सन आपको नहीं लगेगा, उसको तो आप पहले भी नहीं लगते थे, लेकिन आपको नहीं लगेगा वो, क्योंकि आप इतना इंटरेक्ट हो रहे हो उससे, लगातार सरकार के प्रोग्राम्स के जरिए, टेलीविजन के डिफरेंट मीडियम्स के जरिए, और जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा उसके जरिए। और तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण, कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी थल सेना उतनी एफिशिएंसी से नहीं लड़ पाएगी अगर कोई बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। और ऐसा तो इतिहास रहा है, इसका इतिहास रहा है। और आप देखिए, जो भारत का विभाजन हुआ उसमें खास तौर से ये माना गया था कि सन 1947 में भारत विभाजित होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 62 तक गोवा तो आएगा नहीं भारत में, और नॉर्थ ईस्ट भी चला जाएगा। इसलिए उन्होंने चिकन नेक जिसको कहते हैं, 22 किलोमीटर, सिर्फ 22 किलोमीटर का एक छोटा सा हिस्सा है जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, ये छोड़ दिया गया था, ये मानकर छोड़ा गया था कि आज नहीं तो कल ये जो पहाड़ी जाने वाली है। वो तो शुक्र है इंदिरा गांधी का, जिन्होंने नेफा को डिस्पर्ज किया, नहीं तो नेफा अगर होता तो एक यूनाइट फोर्स काम करती, एक पॉलिटिकल फोर्स काम करती, और उसके साथ उसके पीछे जो मिलिटेंसी फोर्स होती है वो काम करती, तो संभवतः आज कोई उसके 2-4 लीडर उसमें डिसीजन कर रहे होते। उन्होंने उसको डिस्पर्ज किया और 7 स्टेट्स में बदला, तो उसके भी नतीजे हैं। और नरेंद्र मोदी ने उन 7 स्टेट्स को भारत की बाकी की 25 राज्यों के साथ एसोसिएट किया। तो ये 2 नेताओं का नॉर्थ ईस्ट में बड़ा महत्व है। और एक बात, अंतिम बात जिसको हम कहेंगे वो ये साहब कि एक नैरेटिव सेट करने में माहिर नेता इतने समय बाद भारतीय राजनीति में आप देखिए, नैरेटिव सेट करना, चाहे आपके मेक इन इंडिया हो, वोकल फॉर लोकल हो,
या मेक इन आपके इंडिया के बीच में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, डिजिटल इंडिया का एक प्रभाव हो। एक तरफ ये पूरा इनोवेटिव चीज़ें, नई चीज़ें जिसे हम कह सकते हैं कि आप आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन को कनेक्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ मंदिर, राम मंदिर, तो नेक्स्ट क्या, अब मथुरा आप चलें। इसके बाद बाकी के जो अभी सिनेरियो चल रहा है उस पर डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अपनी मंदिर वाली पॉलिटिक्स जिससे भारतीय जनता पार्टी ने खुद को स्टैब्लिश किया था, उसको भी नहीं छोड़ा, बल्कि एक नैरेटिव सेट कर दिया कि 24 जो है किस आधार पर होगा। नैरेटिव सेट करने वाले बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने, आप देखिए नरेंद्र मोदी से क्या अपेक्षा करते हैं आप? सड़कें बननी चाहिए, तो आप नेशनल हाईवेज देख लीजिए पिछले 7 साल में। हवाई जहाज भी उतार क्या आप अपेक्षा करते हैं कि ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, तो आप देश भर का ट्रांसपोर्ट देखिए, डिफरेंट है। क्या अच्छा होना चाहिए एक नेता से, आप क्या अपेक्षा करेंगे कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तो रोजगार के मामले में हो सकता है चीजें हो, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे स्टैटिस्टिक्स नहीं है, सीधे सीधे डाटा नहीं है कि है रोजगार या नहीं है। लेकिन जो हम अपने आसपास देखते हैं ऐसा कोई नहीं दिखता जो बेरोजगार हो। पॉइंट 2। तीसरी बात, एक नेता से क्या आप अपेक्षा करते हैं कि देश उसके सुरक्षित हाथों में रहे। देश सुरक्षित हाथों में है। आप देख लीजिए चीन जैसे डोकलाम का मामला, चीन से किसी ने कभी पिछले 80 साल 70 साल में किसी ने ये सोचा था कि चीन पीछे हो जाएगा? किसी फिंगर पॉइंट और जो उसकी टर्म्स हैं, आप लद्दाख डोकलाम की बात करें, तो क्या किसी ने सोचा था कभी चीन जैसा देश इतना बैक हो जाएगा? नहीं, पाकिस्तान में जाकर वो अभियान करना हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी, एयर स्ट्राइक हो जाएगी, और इतना हो जाएगा पाकिस्तान भारत की राजनीति से अप्रासंगिक हो जाएगा। भारत की बराबर लड़ाई हमेशा पाकिस्तान की तुलना भारत से होती रही। Exactly, एक छोटे से राज्य की तुलना, एक छोटे से देश की तुलना भारत से होती रही। आज देखिए आप पलट कर, क्या किसी ने सोचा था कि श्रीलंका जैसा देश, नेपाल जैसा देश या मालदीव जैसा देश हमारे सामने आएगा, हमसे मदद मांगेगा, या भारत मदद करने की स्थिति में होगा? क्या आज देख लीजिए आप, क्या अमेरिका ने कभी ये सोचा था? हमारे प्रियांशु ने बहुत अच्छा इस पर एक वीडियो बनाया था कि क्या कभी किसी ने सोचा था 1968-67 में हमको लाल गेहूं देता था ये बचा हुआ अमेरिका, वो आज हमारे सामने लेकर खड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका पूरा श्रेय मोदी को जाता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत पहले से शुरू हुआ था, लेकिन परंतु इसमें जो टेक्निकल सबसे बड़ी चीज हुई है वो है निर्यात पर बैन, वो मोदी ने की है। आपके पास स्टॉक था लेकिन स्टॉक को रोका, वो मोदी ने किया, तो उसका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। गेहूं ठीक है, बाकी सभी सरकारों सबका योगदान। चलिए, तो आपने अगर प्रियांशु का वीडियो नहीं देखा ना, तो अभी तुरंत जाकर के आप देखिएगा। मेरे भाई ने बहुत अच्छा वीडियो इस पर तैयार किया, और उसको आप अभी तक नहीं देखें तो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों वरुण जी बात कह रहे हैं। और अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि प्रियांशु भी हमारे साथ में हो, या इस तरह के हमारे यंग ब्रिगेड भी साथ में हो, क्योंकि उनका सोशल मीडिया पर जो आपके साथ में इंटरेक्ट है, कोशिश हमारी भी ये कि हम उसी अंदाज में या इस पीढ़ी को जो समझ में आता है उस तरीके से बातचीत करें, तो ये स्ट्रेंथ की बात है। अब मैं बहुत जल्दी बहुत छोटे छोटे सवाल आपसे पूछता हूँ, जैसे क्या मोदी के लिए पार्टी के भीतर अभी आप कोई दूर दूर तक चुनौती देखते हैं? पार्टी के अंदर मोदी के लिए कोई चुनौती नहीं है। जीतते आदमी को कभी चुनौतियां नहीं होती, हारते आदमी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मोदी जीतते हुए आदमी है। मोदी जब से राजनीति में तब से आज तक पार्षद का चुनाव भी नहीं हारे हैं, ना उनके नेतृत्व में कोई हारा है। क्या संघ की ऐसी कोई विचारधारा, स्पेशली आरक्षण को लेकर, जो बीजेपी के या मोदी के विजय रथ को रोक सकती है, ऐसी कोई चीज़ आप देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संघ की विचारधारा आरक्षण को लेकर बहुत साफ सुथरी है। आरक्षण पर संघ बात करना चाहता है, लेकिन आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहता। और मोदी की स्ट्रेटजी ये है कि आरक्षण इतना ज़्यादा दे दो, एक बार कोर्ट्स थोड़ा क्लियर कर दे तो वो 100% आरक्षण दे देंगे, तो सब व्यक्ति आरक्षित हो जाएंगे, तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्या लेफ्टिस्ट जिन्होंने अभी तक एज ए क्लेम भारत का लंबा इतिहास लिखा है, क्या एक नए इतिहास लिखने की उत्कंठा जो दिखाई पड़ती है इस सरकार की और सरकार के शासनकाल में, क्या इस लाइन को वो आगे बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। 2019 से पहले यही गैप था, आपने देखा होगा असहिष्णुता नाम का एक शब्द टॉस किया गया 2015-16 में, वो उसके पीछे सारी लॉबी थी, लेफ्टिस्ट लॉबी थी, और उसको किस तरह से आगे बढ़ा वो मामला आप जानते ही हैं। उस चीज़ को नरेंद्र मोदी जैसा नेता था जिसकी वजह से इनके सारे दांव, मैं लेफ्टिस्टों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन लेफ्टिस्ट जो इंडियन है, दूषित लेफ्टिस्ट, उनका विरोधी होना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ों को उस ब्रॉडर में उस माओ या उस स्टालिन की सोच नहीं है, ये इनकी अपनी गढ़ी हुई सोचें हैं, अपनी टूटा फूटा दिव्यांग लेफ्टिज्म है ये। अच्छा, पूरा परिपूर्ण लेफ्टिज्म नहीं है। तो मोदी जैसा आदमी ही इनके लेफ्टिज्म को पकड़ रहा है और उनको उनकी अगली स्ट्रेटजी पर ही वो फेल कर दे रहा है। तो उसमें अभी इनको चुनौती बहुत बड़ी है, लेफ्टिस्टों की बहुत बड़ी चुनौती, और सिर्फ मोदी को नहीं है, बिडेन को भी है। चीन में खुद लेफ्टिस्टों की सरकार, उनको भी है। जहां जहां भी सरकारें हैं, जो भी सृजनात्मक काम कर रहा है, वहां पर इन लोगों की चुनौती बनी हुई।
क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी जिस चाल, रफ्तार और अंदाज में चल रही, किसी भी सूरत में मोदी का कोई विकल्प देने की स्थिति में आज दिखती? बिल्कुल दे सकती है। अगर कोई भी पार्टी भारत के अंदर विकल्प दे सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। मोदी का रथ कोई दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां नहीं रोक सकती। आप देखिए चुनावों के नतीजों को। 2018 में राजस्थान से गायब होते हैं नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश से गायब होते हैं, छत्तीसगढ़ से गायब होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखिए, छत्तीसगढ़ में तो और प्रचंड बहुमत से सरकार आती है, 68 सीटें लेकर आती है कांग्रेस। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो नरेंद्र मोदी की झोली में 9 सीटें चली जाती हैं। मध्य प्रदेश में बड़े बड़े तुर्रम खां जो है उसमें नहीं जीत पाते हैं। राजस्थान में सिंगल सीट नहीं लेके आ पाते हो, जहां पर आप अच्छी खासी सरकार बनाते सरकार हो। चलाते तो हो। बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। नरेंद्र मोदी की छवि, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की भाजपा की जो कार्यशैली है, उसके सामने क्षेत्रीय शत्रप नहीं चलेंगे। नेशनली कांग्रेस ही है इकलौती पार्टी जो नरेंद्र मोदी को रोक सकती है और नरेंद्र मोदी की सारी रथों में जैक लगा सकती है, ब्रेक लगा सकती है। चलिए, ये बात आपकी बड़ी पॉजिटिव आप कह रहे हैं और इस बात पर हम एक अलग से एक वीडियो बना लेंगे कि इसके पीछे क्या इनके लॉजिक हैं, क्या इनके तर्क हैं और इस पर बात होनी भी चाहिए। लेकिन आज मैं चूंकि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और उनके 8 साल और 8 उपलब्धियों और 8 चुनौतियों की बात कर रहा हूं, तो इसमें से एक चुनौती क्या इंटरनेशनल लेवल पर आपको कोई नेता लगता? अभी तक तो साहब अमेरिका ही ग्लोबल सरदार था। क्या भारत के ग्लोबल सरदार बनने की कोई उम्मीद आप इस नेतृत्व में देखते हैं? ये देखिए परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक तो आपका नेता होना चाहिए मजबूत, तो वो है हमारे पास, लेकिन इंटरनेशनल परिस्थितियां होनी चाहिए आपके फेवर में। वो अभी फिलहाल में फेवर में तो जा रही हैं, लेकिन समय लगता है। उतनी नहीं है इंटरनेशनल अभी। पॉलिटिक्स में कोई भी दिन 2 दिन में नहीं होता कुछ भी काम, सालों और सदियों लगते हैं। अभी एशिया का वर्चस्व नहीं है भारत दुनिया की पॉलिटिक्स में, तो भारत का वर्चस्व कैसे हो जाएगा? पहले एशिया का वर्चस्व। आप देख रहे होंगे पिछले जितने भी ब्रिक्स हो या G8 हो, ये सारे जो हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे एशिया के वर्चस्व को बढ़ाने की कवायद हो रही। जिस दिन एशिया अमेरिकन और अमेरिकन पर स्पेशली हावी हो जाएगा, उस दिन भारत ही है उसका एक। चलिए ठीक है, इस पर भी हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक अंतिम बात, आज की रियलिस्टिक प्रॉब्लम जो कांग्रेस भी कहती है और मैं भी महसूस करता हूं, आप भी महसूस करते होंगे, बेरोजगारी, महंगाई, आने वाले वक्त के लिए अपनी यूथ को तैयार करना, चुनौतियों को तैयार करना। एक देश जहां पर युद्ध छिड़ गया, जहां हमारे नागरिक जाते थे, बच्चे जाते थे पढ़ने, उनको यहां भारत में पढ़ाकर उनको सेट करना। क्या ऐसी रियलिस्टिक प्रॉब्लम का सलूशन मोदी दे पाएंगे, या ये जो कुछ विपक्ष कहता है कि हम गिमिक की पॉलिटिक्स में आप चुनाव निकाल ले जाएंगे, क्या ये चुनौतियां बनेंगी 24 में मोदी के लिए? देखिए, इसमें थोड़ा सा ग्रे एरिया है। बेरोजगारी को लेकर के सरकार के पास तो है कहने को जो भी डाटा है, कुछ है डाटा, लेकिन विपक्ष के पास जो डाटा है वो सपोर्ट नहीं करती उनकी बात को। हम ये बात को मानना पड़ेगा कि एक जब इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो उसमें सब तरह के रोजगार होते हैं। एक 20,000 का भी रोजगार होता है और एक 2,000 रुपये का भी रोजगार होता है। हमको पहले तो रोजगारों में ये देखना पड़ेगा किस किस्म का रोजगार कहाँ पर है, हम किस किस्म के रोजगार को रोजगार मानते हैं। अगर एक घर परिवार 20,000 में भी चलता है और एक घर परिवार 20 लाख रुपए महीने में भी नहीं चल पाता है, तो पैसे की तो कोई कमी होती कहीं, मतलब जितना पैसा आ जाए उतने में घर चल पाता है। तो पहली चीज़ तो सरकार के पास ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं जिनके माध्यम से वो ये सिद्ध कर सकते हैं कि रोजगार है, रोजगार जनरेट हो रहे हैं। विपक्ष के पास सिवाय मूडी टाइप की एजेंसियां, सिवाय इंटरनेशनल जो विखंडनवादी एजेंसियां होती हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स के अलावा कुछ भी नहीं है बताने के लिए बेरोजगारी है। और अगर हम प्रैक्टिकली ग्राउंड पर देखें, मैं सोशल मीडिया की बात करता हूँ, हमें ही 10, 12, 15 लोगों की आवश्यकता है, अब वो लोग नहीं मिलते। कैसे आप खुद जिस बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, स्किल्स की बात है, स्किल जरूर एक इशू है। चलिए, तो उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने स्किल इंडिया खोल रखा है। चलिए, स्किल इंडिया आप थोड़ा नेगेटिव बात कर सकते हैं पुनीत जी, समय हालांकि कम है। नहीं, समय हमारे पास में जितना था, और मैं तो चाहता हूं कि आप इस वीडियो को दिल खोलकर देखें और इसके हर एक भाग की आप भी समीक्षा करें। आप हमको बताएं कि इसका कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। आप हमको बताएं कि किस विषय पर, किस बिंदु पर, चाहे मोदी जी के, चाहे विपक्ष के, या किसी भी टॉपिक जो हमने निकाला, किस विषय पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, या और एडिटर्स के साथ में हम जुड़ करके चर्चा करें। एडिटर्स को जोड़ने का मकसद ये है कि पक्ष विपक्ष के बीच में तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, ब्लेम गेम तो आप बहुत देखते हैं, लेकिन रियलिस्टिक थिंक टैंक जो खबरों से जुड़कर काम करता है, वो इसके बारे में क्या राय रखता है और असल में पर्दे के पीछे जो चल रहा होता है वो आप तक हम लेकर आएंगे। ये कोशिश मेरी भी है, ये कोशिश मेरे सहयोगी की भी है, ये कोशिश वरुण जी की भी है, जारी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वरुण जी से फिर मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, और प्रियांशु भी मेरे साथ में अगली बार जरूर होंगे। थैंक यू। पीछे जो हैंडल कर रहे हैं कैमरा प्रियांशु कर रहे हैं, और इनके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, आप जरूर देखिए, प्लीज देखिएगा यूट्यूब पर आकर के। और कुछ कहना चाहते हो जिसमें कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, और इस पेज को शेयर कीजिए
ताकि आपकी ही बात और लोगों तक पहुंचे। और एक बात जोड़ देता हूं इसमें, चूंकि प्रियांशु का थोड़ा प्रचार हुआ तो मैं भी अपनी भी बात कर दूं कि साहब IBC 24 पर ये जो 8 साल बेमिसाल है ना, इसका पूरा पोस्टमार्टम पक्ष के नेता मिलकर करने वाले हैं रात को 7:55 पर। तो अगर ये वीडियो उसके पहले आप तक पहुंच जाए तो जरूर देखें, वरना बाद में आप YouTube पर देखें। थैंक यू।